शुभ समाचार में सबसे पहले बात ठंड की। इन दिनों पहाड़ों पर चांदी बिखरी हुई है। यहाँ बर्फोत्सव की चमक है। हर कोने में बर्फ ही बर्फ है। हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर कश्मीर घाटी तक पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ का साम्राज्य नजर आएगा। क्या सड़क, क्या पहाड़, क्या पेड़, हर घर, हर कोना बर्फ से चमक रहा है और बर्फ से पहाड़ों पर पहुंच रहे पर्यटक बेहद खुश हैं। साथ ही उन लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं जिन्हें बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था। जहां एक तरफ बर्फबारी के मौसम का सैलानियों को इंतजार था, वहीं स्थानीय लोगों को भी पर्यटक का इंतजार था। पर्यटकों के पहाड़ों पर लौटने से स्थानीय कारोबारियों में खुशी का माहौल है, या ये कहें कि मौसम उनकी चांदी लगा रहा है। कुल मनाली में ताज़ा बर्फबारी से मौसम बेहद सुहाना हो गया है। बर्फ से पटे रोहतांग पास के खूबसूरत नज़ारे सैलानियों को अपनी ओर लुभा रहे हैं और दूर दूर से टूरिस्ट इन खूबसूरत वादियों के दीदार के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। इसी ठंड के बीच पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कई रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बर्फ ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, चाहे वो वहां के लोकल लोग हों, चाहे वो पर्यटक हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। बर्फबारी को देख के तो ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें, पहाड़ों में ताज़ा बर्फबारी हुई है जिससे पहाड़ों का एक तरह से श्वेत श्रृंगार हो गया है। चारों तरफ पहाड़ जो हैं वो सिर्फ चांदी की तरह चमक रहे हैं और इन सब से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं मनाली में बर्फबारी से सड़क से लेकर मैदान सब सफेद हो गया है। दूर तक देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। कुदरत का ये रूप लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो मनाली में बर्फबारी के बाद घूमने पहुंचे सैलानियों की संख्या में खूब इजाफा हुआ है। लोग बर्फ की सफेद चादर पर मौज मस्ती भी करते दिख रहे हैं। लोग फोटो खिंचवाते और सेल्फी लेते भी यहां नजर आए। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसके बाद जो पर्यटक हैं उनके चेहरे काफी खिले नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर साल सैलानी इंतजार करते हैं बर्फबारी का और बर्फ से ढकने के बाद खूबसूरत पहाड़ियां लोगों को अपनी ओर और भी ज्यादा आकर्षित कर रही हैं। बहरहाल मनाली की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, मानो बर्फ की एक सफेद चादर बिछी हो। ठंड अगर बात करूं तो राजस्थान में भी ठंड होती है, जयपुर में भी स्पेसिफिकली ठंड होती है, बट यहाँ की ठंड -10, -15 और जो स्नो, रोहतांग की जो स्नो थी लिटरली दैट वाज समथिंग एल्स। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग नेचर को एक्सपीरियंस किए हैं। स्नो है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। आने वालों को संदेश यही देंगे, आए यहाँ पे कुदरत का ये नज़ारा को देखे, नेचर को फील करे, स्नो को एक्सपीरियंस करे। जिस तरह से मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जैसा बर्फीला पहाड़ है और वादी है। लाइफ टाइम जर्नी याद करने वाली है। लास्ट टाइम हम बनारस गए थे ऑफिस के ट्रिप पे। वो ट्रिप ऐसी थी कि 2 दिन में हरदम, और यहाँ 5 दिन के लिए आए और ये ऐसी मेमोरेबल है कि अगले ट्रिप पे जाएंगे ना तो इसको बुरा नहीं कहेंगे। हेवन है। तो महज उत्तर भारत ही नहीं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी सैलानी सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ सैलानियों को साफ आसमान में कंचनजंगा पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। आमतौर पर ये इलाका धुंध और कोहरे से ढका रहता है, लेकिन इन दिनों धूप खिलने से कंचनजंगा की पहाड़ियां भी उजली दोपहर में चमक रही हैं। इस दौरान सैलानी जॉय राइड का भी आनंद ले रहे हैं। तो देखिए किस तरह से पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कंचनजंगा की पहाड़ियों की, जहां उजली दोपहर में ये पहाड़ियां और ज़्यादा खूबसूरत और चमकने लगी हैं। इस दौरान सैलानी यहाँ जॉय राइड का आनंद ले रहे हैं। देखिए किस तरह से जॉय राइड का आनंद लेते हुए आपको सैलानी दिखेंगे। तो कंचनजंगा की पहाड़ियों के दीदार करने के लिए काफ़ी पर्यटक इस वक्त वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ मैं पहली बार अपने परिवार के साथ आया हुआ हूँ और जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कंचनजंगा का लुक बहुत अच्छा है, शांत है, बढ़िया है, हाइट अच्छी है और बहुत ही शानदार है। मैं प्रयास करूँगा कि मेरे जितने भी लोग हैं आएँ और देखें। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर ये है कि उत्तर भारत में सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद ठंड और ज्यादा महसूस की जा सकती है। नौबत यह है कि कुछ राज्यों में मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों के लिए शीतलहर का
अलर्ट जारी किया गया है। नवंबर का तीसरा हफ्ता और सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर गुजरते दिन के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है। बीते दिनों पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी क्षेत्रों के मौसम पर नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आलम यह है कि दिल्ली में नवंबर की ठंड ने इस बार बीते 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये हाल अकेले दिल्ली का नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम में बदलाव महसूस होना शुरू हो चुका है। दरअसल सुबह और शाम की पहले से ठंड बढ़ चुकी है। और क्या ये ठंड कंसर्निंग है, क्या ये कोई रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रही है, या फिर ये नवंबर या दिसंबर की जो विंटर्स की शुरुआत है वो एक यूजुअल टेम्परेचर है? देखिए, मिनिमम टेम्परेचर जो है पंजाब हरियाणा में अब 10 डिग्री से नीचे आ गए हैं। तो अगर टेम्परेचर 10 से नीचे आ जाते हैं तो कोल्ड कंडीशन जो है वो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हो जाते हैं। तो अभी हिसार में जो है लोएस्ट टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है, जो 5 डिग्री सेल्सियस कम है सामान्य से। वहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन चल रही है। पंजाब में स्टेबल है अभी, हालांकि टेम्परेचर वहाँ भी कम है, करीब 2 डिग्री कम है सामान्य से। और ये जो सिलसिला है लगभग स्टेबल रहेगा, आगे कोई इसमें बड़ा अंतर नहीं आएगा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसा ही मौसम का सर्द मिजाज राजस्थान के कई शहरों में दिखाई दे रहा है। राजस्थान के 10 से ज्यादा शहरों में तो तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया जा रहा है। जयपुर मौसम विभाग की ओर से राज्य में अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम रहने और प्रदेश में सुबह और शाम तेज सर्दी और हल्की शीतलहर की संभावना जताई गई है। राजस्थान के अलग अलग कुछ ज़िलों में शीतलहर महसूस की जाना शुरू हो चुकी है। कोल्ड वेव यहाँ पे फील कर पा रहे हैं सभी लोग और मौसम में टेम्परेचर में गिरावट भी देखी जा रही है। अगर मैं मिनिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पे शेखावटी बेल्ट में 5.5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि नॉर्मल से 5.5 डिग्री कम है। कुल मिलाकर अगले 2-3 दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर की परिस्थिति रहेगी। इसके बाद यदि देखें तो फिलहाल अगले 2 सप्ताह के दौरान बारिश की संभावना नहीं है और नवंबर के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर से विंड पैटर्न चेंज होगा और खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट होगी, यानी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर से कहीं कहीं कोल्ड वेव की परिस्थिति बन सकती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य के कई जिलों में इन दिनों दिसंबर जनवरी जैसी ठंड लोग महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने कई जिलों में कड़ाके की ठंड कर दी है। भोपाल और इंदौर का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे न्यूनतम स्तर है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर और राजगढ़ में तीव्र शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, हरदा, खंडवा, बालाघाट समेत ऐसे कई जिले हैं जहां पे मौसम विभाग ने शीतलहर चलने का या कोल्ड डे रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में न केवल कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाएगी। मौसम के मिजाज में हो रहे बदलाव के कारण आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, लिहाजा घर से निकलते वक्त गर्म कपड़े पहने और कान नाक को अच्छे से कवर करें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, जयपुर से रिदम जैन और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या और दिखाते हैं कैसी चल रही हैं ध्वजारोहण की तैयारियां।
और अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में है। आपको बताते हैं क्या है ध्वजारोहण का कार्यक्रम और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या नगरी में एक बार फिर से अनूठे उत्साह की लहर नजर आ रही है। संपूर्ण रामनगरी भक्ति और आस्था से लबरेज दिखाई दे रही है। पूरे शहर में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक उल्लास का संचार हो रहा है, क्योंकि अब वह शुभ घड़ी आने जा रही है जिसका बरसों से राम भक्तों और श्रद्धालुओं को इंतजार था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने पर अब इसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने का समय आ गया है। इसके लिए मंदिर परिसर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरे मंदिरों को फूलों और दीपों से शानदार तरीके से सजाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि की जो ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, तो व्यापक स्तर पर तैयारी उसकी चल रही है। हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी के मार्गदर्शन में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और इन बैठकों के माध्यम से जो है लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो आवास व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वह भोजन आदि की व्यवस्था से संबंधित हो और या परिसर में साज सज्जा की व्यवस्था हो। सभी जो है अपने अपने अनुसार उनके अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला दिन जो 25 नवंबर का है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। मंदिर परिसर में ध्वजारोहण की तैयारियां अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर के शिखर पर वैदिक विधि विधान से ध्वजारोहण किया जाएगा। खबर है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण उत्सव का शुभारंभ 20 नवंबर को ही हो जाएगा। उस दिन 501 महिलाएं सरयू तट से जल भरकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक कलश यात्रा निकालेंगी। कलश यात्रा मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद वैदिक पूजन किया जाएगा। इसके बाद 21 नवंबर से 25 नवंबर तक 5 दिनों का विशेष अनुष्ठान होगा। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि स्थित यज्ञ मंडप में हवन पूजन होंगे। अनुष्ठान में अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 प्रकांड पंडित शामिल होंगे। ध्वजारोहण का मुख्य कार्यक्रम 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन अवसर पर होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में जहां प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का मंच बना था, वहीं पर अब ध्वजारोहण के लिए उससे कुछ बड़े आकार का नया मंच बनाया जा रहा है। इसी मंच से पीएम मोदी मंदिर निर्माण पूरा होने की घोषणा करेंगे। वहां अतिथियों के लिए कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित गणमान्य हस्तियां मौजूद रहेंगी। मंगलवार के दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण अर्थात मंदिर के शिखर पर ध्वज जमीन से नीचे धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। ध्वज को मंदिर का शिखर अर्थात जमीन से 190 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन अवसर पर शुभ मुहूर्त में श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। खबर है कि ध्वजारोहण के लिए 30 मिनट का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 बजे तक होगा। शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा को धीरे धीरे 190 फुट की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। दंड पर स्थापित होने के बाद पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। पीएम मोदी वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी ध्वजा फहराएंगे। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर शंखनाद, ढोल नगाड़ों और घंटे घड़ियाल की आवाज से गूंज उठेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर दुबई एयर शो की आपको दिखाएंगे, जिसमें हिंदुस्तान की ताकत और तकनीकी क्षमता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक और इस शो में भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपना दमखम दिखाया, तो दूसरी ओर भारतीय कंपनीज डिफेंस सेक्टर में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की नुमाइश कर रही हैं। ये एयर शो खूब चर्चा में है। भारतीय जाबाजों ने विदेश में दिल जीत लिया।
वहां आसमान में लड़ाकू विमानों से दिल का आकार का दिया। इसके जरिए उन्होंने दर्शकों का मन भी मोह लिया। तो देखिए किस तरह से आसमान में दिल का आकार बनाते हुए ये जंगी जहाज आपको दिख रहे हैं। आसमान में भारतीय दिलवाले जो हैं उसकी थीम ये उन्होंने पेश की है और इस तरह उन्होंने दर्शकों का दिल बनाकर दिल जीत लिया। And after that beautiful maneuver, India to the wonderful people of the United Arab. आसमान में परवाज भरते ये विमान अपनी कलाबाजियों से सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इनमें किलर कहे जाने वाले रूस के सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान है और बेहद खतरनाक कमोव KA-52 हेलीकॉप्टर है। तो साथ ही साथ भारत के जाबाज स्वदेशी फाइटर जेट तेजस भी जोरदार गर्जना के साथ अपने शौर्य की नुमाइश कर रहे हैं। ये तस्वीरें दुबई एयर शो 2025 की हैं, जिसमें भारत भी अपने लड़ाकू विमानों और हवाई जंग के साजो सामान के साथ हिस्सा ले रहा है। एयर शो के दौरान एरोबेटिक्स की परफॉर्मेंस में भारत के तेजस लड़ाकू विमानों ने अपना जौहर दिखाया। तो यूएई की एयरफोर्स और एरोबेटिक्स टीम और बोइंग 777X के साथ भारतीय सूर्य किरण टीम ने भी शानदार फॉर्मेशन से सबका मन मोह लिया। सोमवार से शुरू हुए इस एयर शो में भारत अपनी शानदार रक्षा शक्ति और आसमानी जंग की घातक तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय वायुसेना, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और LCA तेजस के साथ इस एयर शो में भाग ले रही है। यूएई के अनुरोध पर हमने LCA तेजस और सूर्य किरण को इस एयर शो में भेजा है। सामरिक और सेवा दोनों स्तरों पर उनके साथ हमारा अच्छा सहयोग है। तेजस पहले भी यहाँ एयर शो में भाग ले चुका है। इसको लेकर बढ़िया रुचि दिखी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी यहाँ उसके प्रदर्शन से और उसकी क्षमताओं को देखकर न केवल स्थानीय बल्कि बाहरी विजिटर्स की भी दिलचस्पी बढ़ेगी। दुबई एयर शो में इंडिया पवेलियन का भी शुभारंभ किया गया। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO सहित 19 भारतीय कंपनियों के अलावा 15 भारतीय स्टार्टअप भी भाग ले रहे हैं। तो भारत दुनिया का एक शक्तिशाली देश बनता हुआ दुनिया देख रही है। तो इस एयर शो के अंदर हम अपनी भारतीय रक्षा शक्ति को दिखा रहे हैं और तभी दुनिया हमारे स्टॉल्स पे अनेक देश के लोग आ रहे हैं और हमारे स्टार्टअप के और हमारे MSME सेक्टर हमारी कंपनीज पे आके बहुत ज़्यादा जानकारियाँ ले रहे हैं। ये बहुत सुखद है और आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं कि जब अगली बार 2 साल बाद होगा, एक अम्ब्रेला के नीचे हम और बड़ा कहते हैं ना स्टार्टअप्स के MSME सेक्टर्स के और लोगों को जगह दे पाए ताकि दुनिया हमारी शक्ति को देखे। दुबई एयर शो में भारत की ओर से DRDO और प्रमुख भारतीय कंपनियां एडवांस एरोस्पेस तकनीक पेश कर रही हैं। वही भारत फोर्स, ब्रह्मोस, टेक महिंद्रा और HBL इंजीनियरिंग भी अपने प्रोडक्ट और साजो सामान का प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें हल्के लड़ाकू विमान तेजस से जुड़ी टेक्नोलॉजी, एडवांस ड्रोन और UAV सिस्टम है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्ट्रेटेजिक वेपन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, अंतरिक्ष आधारित निगरानी तकनीक, संचार और साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म भी है। हर 2 साल पर होने वाले दुबई एयर शो में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनियां भाग लेती है। इस बार यहाँ पर 1000 से अधिक स्टॉल्स पर एक से बढ़कर एक रक्षा सामग्रियों को डिस्प्ले किया गया है। वहीं उद्योग जगत के 1,40,000 से अधिक प्रोफेशनल्स भी इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गीता महोत्सव की, जिसको लेकर आयोजन देश विदेश में जारी है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में भी इस पर खास कार्यक्रम हुआ। इस दौरान वहां पूजा अर्चना हुई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीयों के साथ साथ स्थानीय लोग शामिल हुए।